तो देखो अब हमारे यहाँ फ्लावर का सबसे पहला पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास क्या है? स्टेमन। बताओ स्टेमन के ग्रुप को या स्टेमन के वर्ल्ड को हमने क्या बोला था? एंड्रोइशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अभी स्टेमन का एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ उठाया हुआ है। अगर एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को देखो तो ये पूरा स्टेमन आपको दिख रहा है। इसका जो डिस्टल एंड होता है, पहले वाला एंड होता है, अगर आप उस पर देखोगे कि यहाँ एक सोलन स्ट्रक्चर होता है, और ये सोलन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंथर। और एंथर जिस डंडी से जुड़ा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फिलामेंट। अच्छा, फिलामेंट के दो पार्ट होते हैं। फिलामेंट का एक प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड आप देखोगे हल्का सा सोलन एंड है, और ये प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होगा? अभी तो देखा था, अटैच होगा। किससे अटैच होगा? ये अटैच होता है हमारे पास थैलेमस से। किससे अटैच होता है? थैलेमस से। लेकिन कभी कभी कुछ फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये डायरेक्ट थैलेमस से अटैच ना होके किससे अटैच होता है? ये पेटल से अटैच हो जाता है। अगर पेटल से अटैच हो जाए तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हम क्या? एपिपेटेलस। क्या नाम देते हैं? एपिपेटेलस। अब देखो जो डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, किसके जरिए? एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए किससे अटैच होता है? एंथर से अटैच होता है। ये तो हो गई सिंपल सी बात, इतना कोई नहीं पूछ रहा हमसे डिस्टल एंड कि प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारे पास इसके ट्रांसफर सेक्शन से। ट्रांसफर सेक्शन तो आप समझते ही, इसको हम लेंगे, ये हमारे पास मान लो एंथर है, एंथर को ऐसे काट दो, तो एंथर को ऐसे काटने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है? इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। आओ इसको ड्रॉ करते हैं। एनसीईआरटी में जो ड्रॉ किया हुआ है एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, वो एक मैच्योर एंथर किया है, क्योंकि वहां से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं। हम मान लो पॉलन ग्रेन नहीं निकल रहे हैं तो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। आओ देखते हैं। साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, अभी यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये सब कुछ इस टाइम पे अटैच है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D शेप देने की हम कोशिश कर सकते। और यहाँ आप क्लियरली देखना, क्या एंथर, ये क्या है? यहाँ पे ये बॉल है। ठीक है, तो क्या आपको क्लियर दो लोब दिखाई दे रहे हैं? एक लोब लेफ्ट में और एक लोब राइट में। तो जब दो लोब होते हैं इसलिए एंथर को क्या बोला जाता है? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में। कितने लोब्स? पूरा एंथर 2 लोब में डिवाइड होता है, इसलिए इसको एंथर को क्या बोलते हैं? बाई लोब्ड। एंथर को क्या बोलेंगे? बाई लोब। अच्छा, एंथर के जो 2 लोब हैं, एक बात समझना, एक स्टेराइल टिश्यू के जरिए डिवाइड होते हैं आपस में। किसके जरिए डिसाइड होते हैं? डिवाइड होते हैं कि स्टेराइल टिश्यू होता है ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे, इसके एंथर के, मान लो ये एंथर है, इसके पैरेलल में रन करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। तो ये स्टेराइल टिश्यू है जो लोब को 2 पार्ट में सेपरेट करता है। जब लोब 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है तो हर एक लोब में 2 कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इनको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। तो क्वेश्चन आता है हर एक लोब में कितने थीका? तो हर एक लोब के अंदर ईच लोब कंसिस्ट कितने थीका? 2 थीका। जब हर एक लोब में बेटा 2 थीका हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाता है डायथीकस। कैसे स्ट्रक्चर कहलाएगा? डायथीकस। ठीक है, अब इन्हीं में चाहे लोब में बोल लो या थीका में बोल लो, इनमें पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। बोलो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी है? तो बेटा टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं 4 इन नंबर।
तो 4 नंबर में होने के बाद क्या, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, टेट्रास्पोरेंजिएट। इसीलिए एक टिपिकल एंथर, हमारे पास एक टिपिकल एंथर की कंडीशन पूछी जाती है कैसा होता है, तो एक टिपिकल एंथर हमारे पास है बाइलोब, डायथीकस और साथ में टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, सिंपल सा। तो क्यों, पूरे एंथर में 2 लोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं जो इस टेम्परेरी टिश्यू से डिवाइडेड होता है। हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे पोलन ग्रेन। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एंथर फटता है और बाहर क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन। अब एनसीईआरटी में देखो कैसा डायग्राम दिया है हमारे पास, ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी हमको ये डायग्राम दिखा रही है। अब जब एनसीईआरटी हमको ये डायग्राम दिखा रही है तो आप देखो जरा क्या है ये, क्या यहाँ से स्टेराइल टिश्यू गायब हो गया है, ये क्या दिखाए हैं, पोलन ग्रेन। तो ये ऐसा एंथर दिखाया जो एंथर मैच्योर होकर फट चुका है। तो एंथर के मैच्योर होकर फटने को बोला जाता है डहीसेंस। क्या बोला जाता है, डहीसेंस ऑफ एंथर, डहीसेंस नहीं, डहीसेंस ऑफ एंथर। क्या निकल रहे हैं, पोलन से। यहां से जब एंथर मैच्योर हो जाता है, आपको पता है कि एंथर के मैच्योर होने के बाद जो ये स्टेराइल टिश्यू है ये भी गायब हो जाता है। जब गायब हो गया तो यहां देखो कितने पोलन सैक बचे, ये पूरा एक पोलन सैक, ये दूसरा पोलन सैक। तो एनसीईआरटी बोलती है अब इनको पोलन सैक बोला जाएगा। एंथर की मैच्योरिटी पे इसको क्या बोला जाता है, पोलन सैक। क्यों बोला जाता है पोलन सैक, क्योंकि अब इनमें क्या है, पोलन ग्रेन। तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो गए, दोनों थीका फ्यूज हो गए, जो बीच में लाइन थी, जो स्टेराइल टिश्यू था वो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक हिंट दिखाया है तुमको, देखो एंथर के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ऊपर से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 1 2 3 और 4। इनकी जो दीवारें हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारा काम की चीज देखने की यहाँ पे है। बताओ क्या यहाँ पे थोड़ा ये स्टेराइल टिश्यू है, क्या यही स्टेराइल टिश्यू सेपरेट करके रख रहा है, और 2 लोब को तो प्रॉपर सेपरेट करने वाला ये कनेक्टिव होता ही है। साथ में अगर आप देखो एक एंथर के 4 कोने दिखाई देते हैं, 1 2 3 4। तो एंथर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंथर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये लिखते रहना आप लोग साथ साथ में, ठीक है। आओ देखें आगे, ठीक, देखो यहां यंग एंथर, देखो ये क्या डायग्राम है हमारे पास, यंग एंथर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, यंग एंथर का। तो यंग एंथर में आपको ये 4 दीवारें दिखाई दे रही होंगी, सबसे पहली लेयर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी। ये जो सबसे बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उसके बाद ये सेकंड लेयर दिखाई है हमारे पास। यहाँ थर्ड लेयर इन्होंने दिखाई नहीं है, मिडिल लेयर्स यहाँ पे रहेंगी। ये और लेयर्स होती हैं, और सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाती है, टैपेटम। इस डायग्राम में हमको दिखाते हैं सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, सबसे दूसरी लेयर एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर। देखो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल थिक लेयर होती है। एंडोथीशियम भी सिंगल सेल थिक लेयर होती है, लेकिन मिडिल लेयर में 2 से 3 लेयर्स होती हैं। और लास्ट में कौन बचती है, टैपेटम। और फाइनली इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या फिल होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, आगे देखने वाले हैं। अच्छा, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ऐसे ये डायग्राम थोड़ा कम समझ में आता है, इस डायग्राम पे वापस आएंगे, पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहली लेयर देखो, तो हमारे पास सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट।
एपिडर्मिस कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट। कितनी थिक है? तो ये सिंगल सेल लेयर थिक, यानी कि सेल की कितनी लेयर है? एक लेयर ऑफ सेल्स है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। वहीं अगर देखोगे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम भी क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, जो सेकंड लेयर है हमारे पास, दोनों में से किसकी सेल्स ज़्यादा बड़ी होंगी, किसकी सेल्स थिक होंगी? तो एंडोथीशियम की सेल्स थिक होती हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्शन का तो फंक्शन है ही, एंथर को प्रोटेक्ट तो करेगी करेगी। एंथर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ रप्चर, या फिर बात करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। कैसे करती है आगे देखेंगे। तो एंथर के रप्चर या डेहिसेंस में कौन हेल्प करता है? एंडोथीशियम। थर्ड लेयर होती है जिसको हम मिडिल लेयर नाम देते हैं। लेकिन मिडिल लेयर कितनी होती है? मिडिल लेयर में, ठीक है, 1 2 3 लेयर ऑफ सेल, सेल की 1 से लेके 3 लेयर तक हो सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, ध्यान रखना, इसको याद रखना है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं बच्चे? पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या करते हैं? ये फूड स्टोर करके रखते हैं, स्टोर दी फूड। तो फूड को स्टोर करने का काम किसका है? इन पैरेनकाइमेटस सेल्स का। लास्ट में जो हमारे पास लेयर आती है, चौथी लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दैट इज टेपेटम। टेपेटम से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसी है? क्या इनर मोस्ट है? क्या ये भी सिंगल लेयर थिक है? न्यूट्रिटिव लेयर होती है। अब आप कहोगे फूड तो ये स्टोर कर रही है, न्यूट्रिटिव लेयर कैसे? तो समझो पहले, ये जो टेपेटम है ये सिंगल माइक्रो, अच्छा ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया का है, जैसा एनसीईआरटी ने ऊपर दिखाया। ये अंदर भरे होते हैं, इनके अंदर फिल होते हैं, ये सारा इनके अंदर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू, या फिर बोल सकते हैं हम सेल्स। क्या ये स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगी? आपको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर है बेटा, ये फाइनली जाके बनाता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन अगर यहां बनने लगे मान लो, तो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का जो काम करती है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का जो काम करती है, वो करती है टेपेटम। होता क्या है, जो मिडिल लेयर्स होती है ना, मिडिल लेयर में स्टोर्ड होता है फूड, तो मिडिल लेयर से ये खींच लेती है फूड को टेपेटम, और किसको दे देती है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि टेपेटम जो है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फूड। अभी नीट 2025 की बात है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। सेल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। आओ देखते हैं कि जो टेपेटम है, टेपेटम की सेल्स कैसी होती हैं। ठीक है, टेपेटम की सेल्स कैसे होती हैं। ठीक, ये यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या हो गई हैं, मिसमैच हो गई हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सेल्स है, सेल्स का डेंस साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, एनसीईआरटी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ तुमको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छुप गया है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटम सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, कि टेपेटम सेल्स बाई न्यूक्लिएटेड कैसे हो गई हैं। तो कुछ नहीं होता है। इनिशियली ये सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, एक एक न्यूक्लियस होता है,
लेकिन इनमें एंडोमाइटोसिस होगा, साथ साथ में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कर्सिव में लाइन लिखा है, ये लिखा है टेपिटम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम मिडिल लेयर्स एंड प्रोवाइड टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, चारों लेयर का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फंक्शन है। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एंडोथीशियम और टेपिटम के बारे में कुछ स्पेशल चीजें पढ़ेंगे, बहुत काम की चीजें हैं। एक बात बताओ, एक सर्कल है आपके पास, तो सर्कल में मैंने इस तरह से सर्कल बनाया है, तो क्या ये आउटर वॉल हो गई, ये इनर वॉल हो गई, और साथ में अगर रेडियस पे कुछ भी है, ये सर्कल की रेडियस होती है, तो ये कौन सी दीवारें हो जाती हैं? ये हो जाती हैं रेडियल वॉल्स। कौन सी वॉल्स हो जाती हैं? रेडियल वॉल्स। एंडोथीशियम में भी देखो, मान लो ये सर्कुलर थी, तो आपके पास ये कौन सी दीवार है? ये आउटर वॉल है। कौन सी वॉल है? आउटर वॉल। ये कौन सी वॉल है हमारे पास? ये अंदर वाली दीवार है, इनर वॉल। और इस पे लगे हुए जो डंडे टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास कौन सी वॉल होती हैं? ये होती हैं रेडियल वॉल्स। तो तीनों दीवार समझ में आ गई, बाहर वाली, अंदर वाली, और जो इस तरह से हैं, ये कौन सी हैं? रेडियल वॉल्स। लेकिन रेडियल वॉल्स पे आप यहाँ अगर ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे कुछ येलो कलर की डिपोजिशन है। क्या है? येलो कलर का डिपोजिशन है। ये जो येलो कलर का डिपोजिशन है इसको बोलते हैं अल्फा सेल्यूलोज। ये अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ, अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग कहाँ है? एक तो इनर वॉल पे है। कहाँ है अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग? इनर वॉल पे। और साथ साथ में अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग कहाँ है? रेडियल वॉल्स पे। कौन सी वॉल्स पे? रेडियल वॉल्स पे। अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग के अलावा रेड कलर में आपको एक और थिकनिंग दिखाई दे रही है। इस थिकनिंग को बोलते हैं कैलोज बैंड। इस थिकनिंग को हम लोग क्या बात करते हैं? बोलो बच्चे। इस थिकनिंग को नाम देते हैं कैलोज बैंड। ठीक है, अब ये अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग हो या कैलोज बैंड की थिकनिंग हो, क्या ये एंडोथीशियम को मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है ये अपने आप में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज तुमको अजीब सी दिखाई दे रही होगी कि बाकी सब तो ठीक है, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहां पे ना तो कैलोज बैंड है ना ही अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग है। तो इस रीजन को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। मैं समझाता हूं। मान लो ये दीवार है माइक्रोस्पोरेंज, ये पॉलन ग्रेन की। अब गर्मी का सीजन आया, इसका पानी उड़ेगा। पानी उड़ेगा तो स्ट्रेस आएगा। जब स्ट्रेस आएगा, बाहर की दीवार देखो पतली है, लेकिन अंदर की दीवार पे और रेडियल वॉल्स पे कितने सारे डिपोजिशंस हैं। तो अंदर की दीवार पे और रेडियल वॉल्स पे इतने सारे डिपोजिशंस हैं। अब जैसे ही सूखती है ये, तो स्ट्रेस पड़ता है। अब आप सोचो, स्ट्रेस पड़ेगा तो सबसे पहले कौन सी, जब बेंडिंग होगी तो सबसे पहले कौन सी दीवार टूटेगी? मजबूत वाली या कमजोर वाली? तो आउटर वॉल बेंड करती है, ये इनर वॉल और रेडियल वॉल बेंड नहीं कर पाती हैं सूखने पे। और जब स्ट्रेस पड़ता है तो सबसे कमजोर प्लेस साथ में कौन सा हुआ? स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या करता है? फ्रॉम हियर एंथर रप्चर, यानी कि जो स्टोमियम है वो क्या एंथर के रप्चर या एंथर के डेहिसेंस में हेल्प कर रहा है? बोलो बच्चे, कर रहा है या नहीं कर रहा है? चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गई सिंपल सी इतनी बात। एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा यार समझना चाहिए, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, टेपिटम के बारे में हम कुछ स्पेशल चीज पढ़ते हैं। एक चीज तुमको पता है, एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां भी देखो, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो लास्ट तक हमारे पास कौन कौन सी दीवारें? हमारे पास एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर्स हैं
और टेपेटम में। तो मैच्योर एंथर के अंदर ना टेपेटम मिलेगी ना मिडिल लेयर्स मिलेंगी। ये अपना न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड कर देती हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। एपिडर्मिस एंडोथीशियम बचती है क्योंकि इनका काम मेनली क्या है, प्रोटेक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये जो पहली 3 लेयर है ये एंथर को प्रोटेक्शन के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटेक्शन। और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। आओ पहले टेपेटम की बात करते हैं। अब मान लो टेपेटम डीजनरेट होने वाली है। क्या होने वाली है? टेपेटम डीजनरेट होने वाली है। तो बिफोर डीजनरेशन टेपेटम के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। इन स्पेशल ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है प्रो यूविश बॉडीज। इन स्पेशल ग्रेन्यूल्स को क्या नाम देते हैं? प्रो यूविश बॉडीज। अब प्रो यूविश बॉडीज के आसपास कुछ टाइम बाद एक लेयर बन जाती है और ये लेयर जमा होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिनिन। तो प्रोयूबिश बॉडीज के आसपास जब स्पोरोपोलिनिन की लेयर डिपॉजिट हो गई, अब जो ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम यूविश बॉडीज। जब यूविश बॉडीज बन गई यानी कि टेपेटम डीजनरेट हो गई, टेपेटम क्या हो गई? खत्म। टेपेटम खत्म हो गई तो यूविश बॉडीज अब क्या करेंगी? फाइनली पॉलन ग्रेन बनेंगे तो प्रोवाइड स्पोरोपोलिनिन। किसको प्रोवाइड करती हैं? टू एक्साइन, टू फॉर्म एक्साइन। आगे पढ़ेंगे हम एक्साइन लेयर क्या है। एक्साइन लेयर होगी किसमें? पॉलन ग्रेन में। ये उनको मजबूती प्रोवाइड करती है। स्पोरोपोलिनिन को बोला जाता है मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन लिविंग वर्ल्ड। मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन लिविंग वर्ल्ड। पूरे लिविंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट, सबसे ज्यादा मजबूत सब्सटेंस है वो क्या है? स्पोरोपोलिनिन। देखो प्लांट्स में स्पोरोपोलिनिन, एनिमल्स में डेंटाइन, हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर की जो कवरिंग होती है। लेकिन एनिमल प्लांट दोनों को मिलाओगे तो दोनों को मिला के जो सबसे मजबूत सब्सटेंस होता है वो स्पोरोपोलिनिन। होता क्या है? पॉलन ग्रेन को एंथर से निकलने के बाद हो सकता है तुरंत, थोड़ी देर बाद, सालों महीनों बाद तक पहुंचने में टाइम लग जाता है स्टिग्मा। तो तब तक इतने टाइम तक इनको जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए इन्हें एक बहुत अच्छा सब्सटेंस अपने चारों तरफ डिपॉजिट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिनिन। आगे देखेंगे किस तरह स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो हाँ, लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस लेक्चर का, फंक्शन ऑफ टेपेटम। कि टेपेटम के फंक्शन क्या होते हैं। तो क्या टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है? किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन ग्रेन्स को। साथ साथ में ये एंजाइम्स का और हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। एंजाइम में आगे पढ़ाऊंगा एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेस। कैलेस का फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। साथ साथ में हमारे पास हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन। ऑक्सिन का ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में ये किसको बनाता है? स्पोरोपोलिनिन को। क्या यूविश बॉडीज को फॉर्म करता है? क्या पॉलन किट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है? अब देखें पॉलन किट सब्सटेंस क्या होता है। तो पॉलन किट सब्सटेंस को हम लोग देखते हैं कि पॉलन किट सब्सटेंस क्या होता है। मान लो पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन के आसपास चारों तरफ एक ऑयली लेयर आ जाती है। अब ये ऑयली लेयर क्या करेगी? ये मेनली उन प्लांट्स में होती है, जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, मतलब जिनके पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट लेके जाएगा। इस इंसेक्ट के ऊपर आप देखो यहाँ पे, अगर इस इंसेक्ट को आप देखोगे तो इस इंसेक्ट के ऊपर येलो येलो करके, मतलब ये हमारे पास एक हनी बी है। इस हनी बी के ऊपर अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इस हनी बी के ऊपर बहुत सारे पीले 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 डॉट डॉट जैसे दिखाई देंगे। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करती, ये जो पॉलन किट है वो क्या करती है? इन पॉलन ग्रेन को चिपकने में मदद करती है। किससे चिपकने में मदद करती है? इंसेक्ट से। तो है देखो ऑयली लेयर है तो इसके फंक्शन भी दिए हैं। स्टिक द सरफेस विद इंसेक्ट, येलो है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलन किट ऑफ
कैप्सेला। कैप्सेला के पॉलन ग्रेन में पॉलन किट होती है। बाकी आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। आज के लिए इतना, ओके।